हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्ञानस्ली क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जून 2025 में ही आपसे पूछा गया था, यानी आपके पिछले ही एग्ज़ाम में। और एक लर्नर ने ये क्वेश्चंस जो है मुझे सेंड किए और बताया उन्होंने कि सर ये क्वेश्चंस डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा उनको लगा कि ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी तो जो हमने पढ़ाया उससे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो जून 2025 के ये प्रश्न हैं, यानी बिल्कुल ही रीसेंट, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल बने रहिए, अच्छे से डिस्कस करेंगे एक-एक ऑप्शन को, सारे ही डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। आप अगर अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी दिसंबर 2025 वाला जो नेट का एग्जामिनेशन होना है उसमें अपीयर होने वाले हैं, तो ये पर्टिकुलर वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आइडिया देंगे कि कैसे क्वेश्चंस नेट में अब पूछा जा रहा है और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें हमें कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी हमें गलत वाले जो कथन है ना, जो गलत कथन है, इनमें जो 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से जो गलत वाले कथन है उनका चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है काली लाइनक्स इज अ फ्लेवर ऑफ लाइनक्स ओएस, है ना। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका लैपटॉप होगा तो वो विंडोज पे चलता होगा, तो विंडोज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। किसी का लैपटॉप जो है एप्पल का होगा तो वो मैक ओएस पे चलता है ना, जिसको मैकिनटॉस भी कहा जाता है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास फोन होगा तो या तो आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, या तो आपके पास आईओएस यानी एप्पल का जो फ़ोन होता है उसमें आईओएस चलता है और एंड्रॉइड ओएस चलता है बाकी सभी फ़ोन्स में। इसके अलावा भी 1-2 ओएस हैं जो कि उतने पॉपुलर नहीं हैं। अब ये पहला जो ऑप्शन है काली लाइनक्स इज़ अ फ्लेवर ऑफ लाइनक्स ओएस, ये बिल्कुल सही है ना? रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है काली लाइनक्स जो है ना, लाइनक्स ओएस का ही एक फ्लेवर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वी कैन यूज़ मैकिन्टॉश ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मैकिन्टॉश जो है ना, वो मैक कंप्यूटर जो होता है ना, उसको मैकिन्टॉश बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आप एप्पल का कोई भी मशीन लेते हैं, एप्पल का कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप, तो वो मैक ओएस पे ही चलेगा, लाइनक्स पे नहीं चलेगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा उसमें, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो है बी ऑप्शन तो गलत है, और इसमें गलत ही पूछा है, तो बी तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बी हमें कहाँ-कहाँ दिख रहा है, तो देखिए, फर्स्ट में दिख रहा है, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ में दिख रहा है। थर्ड में नहीं दिख रहा है तो थर्ड तो हटा दिया हमने। अगला ऑप्शन कह रहा है कि विंडोज सरफेस इज डेवलप्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। विंडोज सरफेस जो है वो, याद रखिएगा कि एक डिवाइस है विंडोज सरफेस, कह रहा है कि इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था। तो इंटेल जो है ये दूसरी कंपनी, एक अलग कंपनी है, और विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही विंडोज सरफेस डेवलप हुआ, ना कि इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा। तो ये भी ऑप्शन, ये भी वाला कथन गलत है, तो बी और सी इसमें गलत है, और बी और सी ऑप्शन हमें फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। चौथा ऑप्शन है एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन लाइनक्स ओएस। तो एंड्रॉइड जो है, ये कह रहा है कि डी ऑप्शन में कि एंड्रॉइड जो है वो लाइनक्स ओएस के ऊपर बेस्ड बेस्ड होता है। तो देखिए, एंड्रॉइड खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी याद रखेंगे। एंड्रॉइड खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये लाइनक्स ओएस या ऐसे कोई ओएस पे बेस्ड नहीं होता है ना? तो डी भी इसमें गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही आपको चूज करना है। तो ये जो है आपका बी सी डी होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शंस जो है ना वो बी सी डी ये होगा, है ना? अगर ये तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा होगा तो ये बोनस बना होगा, क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ओएस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि भारत सरकार ने चालू किया था। ऐसे पहल हम कह सकते हैं, डिजिटल पहल है ये, जो कि भारत सरकार ने ये शुरू किया था। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है ना? तो ये बड़ा आजकल एनटीए का फेवरेट बना हुआ है, और ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना, है ना? यानी कि ये कह देंगे कि आप इसको ईयर के बेसिस पे आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखिए कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। 5 ऑप्शन दिया हुआ है,
ई ज्ञान कोश, पीएम ई विद्या, एनपीटेल, ई पीजी पाठशाला और स्वयं, है ना। अब इसको आपको अरेंज करना है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द ईयर ऑफ लॉन्च, यानी सबसे पहले कौन सा लॉन्च हुआ और उसके आधार पर फिर सबसे बाद में कौन सा लॉन्च हुआ, ऐसा आपको बताना है। मैं आपको ईयर वाइज बताऊंगा कि कौन सा किस ईयर में हुआ और उसके बाद फिर हम इसको अरेंज करेंगे। ई ज्ञान कोश की अगर हम बात करें तो ई ज्ञान कोश जो है ना, पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2005 में लॉन्च हुआ था, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें पीएम ई विद्या, तो पीएम ई विद्या जो है ये 2020 में लॉन्च हुआ था। एनपीटेल 2003। इसके बाद ई पीजी पाठशाला, जो डी ऑप्शन कह रहा है ई पीजी पाठशाला, ये 2014 में। और स्वयं स्वयं 2017। तो ईयर हमारा हो गया। स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। और इसके अलावा हम देखते हैं अगर पांचों ऑप्शंस को, तो इनको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा एनपीटेल यानी 2003, यानी सी ऑप्शन पहले आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे में ई ज्ञान कोश को, जो ए है। इसके बाद हम लिखेंगे आपका ई पीजी पाठशाला को, जो कि डी है। इसके बाद हम लिखेंगे स्वयं को, जो कि ई है। और इसके बाद लिख देंगे हम बी पीएम ई विद्या। तो सबसे पहले 2003 में आया था आपका एनपीटेल। इसके बाद से आया ई ज्ञान कोश 2005 में। इसके बाद आया 2014 में ई पीजी पाठशाला। इसके बाद आपका स्वयं 2017 में। और और पीएम ई विद्या जो है ये आपका आया 2020 में। तो ये आपका हो गया CADEB, और ये ऑप्शन हमें फर्स्ट वाले में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, और याद रखेंगे कि जो ईयर पहले आएगा उसको, उस ऑप्शन को पहले रखेंगे, और जो बाद में उसको बाद में। तो यानी कि कम से आगे की तरफ, यानी कम से ज्यादा की तरफ बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, याद रखिएगा। हर एक चीज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर याद रखेंगे। कौन सा कमिटी पहले आया, कौन सा बाद में आया, किस बुक को पहले लॉन्च किया गया, या किस बुक को के ऑथर कौन है, और वो कब लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अगेन देखिए, आपको दो लिस्ट दे दिया है। पहला लिस्ट है कमिटी की लिस्ट, और दूसरा लिस्ट है मेजर फोकस एरिया क्या रहा या क्या रिकमेंडेशन रहा। क्या उन्होंने सजेस्ट किया उस कमिटी ने। तो पहला कमिटी सरकार कमिटी के बारे में बता रहा है 1945। दूसरा है सैम पिट्रोडा कमिटी। सैम पिट्रोडा कमिटी को हम नॉलेज कमीशन के भी नाम से जानते हैं। एक है KB पवार कमिटी और एक है साहू कमिटी। अब बताना है कि कौन से कमिटी ने क्या क्या रेकमेंड किया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सरकार कमेटी के बारे में, तो सरकार कमेटी जो है वो हमेशा हायर टेक्निकल एजुकेशन से आप इसको जोड़ के देखिए, है ना। जब भी हम बात करेंगे सरकार कमेटी की, तो हम बात करेंगे हायर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी शिक्षा, जो उच्च तकनीकी शिक्षा है, इसके बारे में सरकार कमेटी ने बात किया था, है ना। और इसके अलावा सैम पिट्रोदा ने बात किया था PPP मॉडल के बारे में। अब ये PPP मॉडल क्या है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब सैम पित्रोदा ने बोला था कि अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट जो प्लेयर्स का मतलब यूनिवर्सिटीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनको साथ में मिलके आना होगा, तभी जाके उच्च शिक्षा जो है भारत में बेहतर होगा। और यही देखने को भी मिला है। आप देखेंगे कि आज इंडिया में बढ़िया बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। आपने बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा, है ना। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड साइंसेस पिलानी बहुत हाई रैंक्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा कलिंगा का नाम सुना होगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट का, वो भी एक हाईली रैंक्ड है। इसके अलावा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT का नाम सुना होगा आपने, वो भी है। इसके अलावा आपने मणिपाल का नाम सुना होगा मेडिकल एजुकेशन के लिए, ये भी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और ये सभी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। तो सैम पिट्रोदा ने बताया कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हमें उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना होगा। तो बी का PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी फर्स्ट, तो बी का हम फर्स्ट लिख देते हैं, है ना। और इसके अलावा सी अगर देखेंगे, जो KB पवार कमेटी है, तो KB पवार कमेटी हमेशा याद रखिएगा
की बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने बात किया था कि अलग अलग सब्जेक्ट को हमें जोड़कर एकीकृत कर कर पढ़ाना होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कोर्सेज लाने के बारे में बात किया था इन्होंने। तो यानी कि फोर्थ वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो सी का हम फोर्थ ऑप्शन लिख देंगे। और डी अगर हम देखेंगे साहू कमेटी के बारे में, तो साहू कमेटी याद रखिएगा कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, है ना, कि कैसे हम एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर है, उच्च शिक्षा संस्थान है, तो उसकी जवाबदेही तय करेंगे कि अगर आप लो क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं तो आपकी जवाबदेही है, आपको खराब रेटिंग दिया जाएगा, आपको कुछ उसके लिए कहीं ना कहीं आपका जब नैक, जैसे अभी नैक रेटिंग देता है, तो उस रेटिंग में आपको लोअर डाउन किया जाएगा। तो ये सभी जो रिकमेंडेशन है वो इन्होंने दिया था साहू कमेटी ने। तो ये सेकंड जो है डी का 2 हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था हायर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सरकार कमेटी, तो ये ए का 3। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका बी का 1 है और ए का 3, बी का 1। तो ये देखिए ए का 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से कमेटी ने क्या रेकमेंड किया था, और उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। ये सभी आपके डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि मीमांसा क्या है। मीमांसा क्या है? किसी वस्तु में लीन होने की वह अवस्था जहां व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी समाधि। क्या वो मीमांसा है? या फिर भारतीय दर्शन के शास्त्रीय संप्रदायों में से एक आस्तिक वेद जो है, क्या वो मीमांसा है? या फिर ज्ञान प्राप्त करने का अपरंपरागत यानी अनऑर्थोडॉक्स मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसे हम नास्तिक भी कहते हैं, क्या वो मीमांसा है? या फिर एक डॉक्ट्रीन है, एक सिद्धांत है जो ये दावा करता है कि सभी यूनिवर्सल थिंग्स मोमेंट्री होते हैं, नेचर में सभी सार्वभौमिक वस्तुएं क्षणिक प्रकृति के होती हैं। क्या ये मीमांसा है? बताइए मीमांसा है क्या? आपने, अगर आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो मीमांसा के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, बताएंगे। देखिए मीमांसा याद रखेंगे कभी कि नास्तिक स्कूल तो है ही नहीं है। नास्तिक मतलब जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, जो वेदों के होने में बिलीव ना करे उसे नास्तिक कहते हैं। जैसे बुद्धिज्म जो है, जैनिज्म जो है, ये नास्तिक है। नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी इनको बोला जाता है। लेकिन मीमांसा जो है, वेदांत जो है, ये वेद में बिलीव करते हैं और इसलिए ये नास्तिक तो हो नहीं सकते। तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, है ना। ये आस्तिक होते हैं और ये वेदास के अथॉरिटी को में बिलीव करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो समाधि का डेफिनेशन इन्होंने दिया है कि किसी वस्तु में लीन होने की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये ब्रह्म इसको हम कह सकते हैं, या समाधि या मोक्ष, है ना। लेकिन ये मीमांसा कतई नहीं है। मीमांसा ये है वन ऑफ द क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन का एक शास्त्रीय संप्रदाय है मीमांसा, जो कि वेदों के होने में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक नेचर के हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग कैप्चाज इज अ वेरिएशन ऑन। बताइए, ये जो ये कैप्चा होता है, आप कई बार जैसे कभी टिकट बुक आपने किया होगा रेलवे का, आपके टिकट बुकिंग के सब जस्ट पहले आपसे कुछ लिखा हुआ दे देगा, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे और इसको बोलेगा कि इसको लिखिए। तो देखिए, रोबोट और ह्यूमन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक कोड बनाया जाता है जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, क्योंकि रोबोट्स क्या होता है ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भेद नहीं कर पाते हैं। और ये अक्सर अगर कैप्चा दिया होगा तो अजीब सा ऐसे कभी कभी ऐसे ऐसे कटिंग कटिंग दिखा देगा, कभी ऐसा बिल्कुल टेढ़ा और छोटा बड़ा करके, ताकि कंफ्यूज कर सके अगर रोबोट हो तो बताइए कि जो कैप्चा टाइप करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? ट्यूरिंग टेस्ट, टर्नर टेस्ट, एफ टेस्ट या टी टेस्ट? ये किसका रूपांतरण है? ये किसका वेरिएशन है? तो देखिए, एक पहले बात याद रखिएगा, कैप्चा जो है ना, ये बेस्ड होता है ट्यूरिंग टेस्ट के ऊपर। याद रखेंगे, ट्यूरिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है।
और इसको ह्यूमंस को मशीन से डिफरेंशिएट करने के लिए कैप्चा, ह्यूमंस को मशीन से डिफरेंशिएट करने के लिए कैप्चा टाइप कराया जाता है, या कैप्चा जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जो कैप्चा होता है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए मैं बताता हूँ। हाँ, कैप्चा, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। कैप्चा का फुल फॉर्म CAPTCHA, इसको हम कहते हैं। सी फॉर क्या होगा? सी फॉर होगा कंप्लीटली, कंप्लीटली। ए फॉर ऑटोमेटेड, यानी कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है, यानी अपने आप से ये होता है, ऑटोमेटेड होता है। पब्लिक, पब्लिक ट्यूरिंग, इसका इसके नाम में ही ट्यूरिंग टेस्ट आता है, पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। टू टेल, बताने के लिए, कंप्यूटर्स, संगणक को, और मानव को, ह्यूमंस अपार्ट। अब मिला लीजिए। सी से होगा कंप्लीटली, ए से ऑटोमेटेड, पी से पब्लिक, टी से ट्यूरिंग, और टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट टू, और फिर सी से कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो इसी को हम कहते हैं कैप्चा, यानी कंप्यूटर और ह्यूमंस को अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस ट्यूरिंग टेस्ट की मदद से। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, याद रखेंगे। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो, और मीटर पर सेकंड, अगर ये आपको कन्वर्जन करना है तो याद रखेंगे कि 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर, और 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और 18/5 से करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 13.88 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। 15 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि रोम्बस है, रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल ऑफ 4 एंड 6 इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस 4 इंटू 6/2, तो 6/4 इज इक्वल टू 12 होगा, और ये बिल्कुल सही है ना। एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल्स ऑफ 4 एंड 6, तो ये सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए कि क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट 729 इज ग्रेटर देन 4। तो ये याद रखिएगा कि अगर हम इसको करते हैं 729 को, तो ये आ जाता है 27, अगर इसको हम करते हैं तो ये आ जाता है 3। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। 4 नहीं होगा, 3 होगा, है ना। क्योंकि 729 का अगर आप अंडर रूट, मतलब अंडर क्यूब रूट है ये, तो 729 को अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27, मतलब कुल मिला के 27 इंटू 27 करेंगे तो 729 आएगा। तो इसको फिर आपने इसका क्यूब रूट लिया, है ना, और फिर इसका अगेन 27 का क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि याद रखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 जो है वो 27 होता है, और 27 इंटू 27 इंटू 27, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सॉरी 27 इंटू 27, तो ये इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 नहीं होगा, है ना। ये बिल्कुल आपका क्लियर है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका इसमें, हाँ, 27 इंटू 20, तो 27 इंटू 27 आ जाएगा आपका 729, और 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा आपका 27। तो ये 3 होगा, ना कि 4 होगा, तो ये गलत हो गया। आप कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानाज, 10 केले हैं, 10 बनानाज हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बनानाज। 8 केलों के बेचने का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, और 10 केलों के को जो दुकानदार ने खरीदा है वो सेम है, तो परसेंटेज प्रॉफिट 25% होगा। तो देखिए, प्रॉफिट जो होगा वो हो जाएगा आपका 2/8, और 2/8 इज इक्वल टू 25%। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी सही होगा।
इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा बी और डी ये दोनों सही हो गया और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो इन देखिए शेप्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर्कल क्या है आपका, एक सर्कल हो गया। रेक्टेंगल में सामने सामने वाली जो दो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल होती हैं। और स्क्वायर में सारे साइड सारे इसकी भुजाएं बराबर होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना वो ऐसा होता है। तो कह रहा है कि सर्कल का डायमीटर 10 है, तो इसका आपको सारे ही जितने भी शेप दिए ना इनके एरिया को सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटे वाले को सबसे पहले और सबसे बड़े एरिया को सबसे बाद में रखना है। सर्कल का डायमीटर अगर 10 है, d इक्वल टू 10 है, इसका एरिया हो जाएगा आपका लगभग 78.5 है ना, सेंटीमीटर, है ना। रेक्टेंगल का अगर डायमेंशन जो है वो ये है, तो रेक्टेंगल में L इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर और साइड स्क्वायर के हिसाब से 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर और इसके हिसाब से अगर आप रखेंगे तो √3/4 इंटू और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके जो ट्रायंगल है इसका आ जाएगा लगभग 10.8। तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं और इसको अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा सर्कल का आ रहा है जी। तो सबसे बड़ा इसमें जो एरिया है वो सर्कल का आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने बड़े वाले को सबसे आखिरी में लिख दिया। सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा जो एरिया है यहाँ पर देखिए इसका 25 सेंटीमीटर है, इसका 10.8 है, इसका 20 तो ये 10.8 है। तो ट्रायंगल का हमें सबसे पहले रखना है यानी डी सबसे पहले आ जाएगा। डी के बाद हमारा आ जाएगा रेक्टेंगल यानी बी, बी के बाद आ जाएगा स्क्वायर यानी सी और सी के बाद आ जाएगा सर्कल यानी ए, तो डीबीसीए। और डीबीसीए हमें फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सही क्रम होगा ये ट्रायंगल फिर रेक्टेंगल फिर स्क्वायर और फिर सर्कल। सर्कल का 78.5 हमने निकाला था जो कि इसका पाई आर स्क्वायर होता है एरिया और इसके हिसाब से पाई की वैल्यू होती है 3.14 लगभग ये होता है अप्रॉक्स 22/7 या 3.14 है ना। तो 3.14 और आर मतलब क्या होता है आपका रेडियस, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर 10 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। 25 इंटू 3.14 अगर आप करते हैं तो ये आपका आ जाता है लगभग 78.5 और यही मैंने यहाँ लिखा हुआ था। तो डीबीसीए यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया हो या आपको समझ में आ गया जो मैंने समझाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी एक बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था आपको। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कुछ नाम दिए हुए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया, इस तरीके से आपको इनको सजाना है। टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। टिकटॉक इंडिया में बैन है लेकिन फिर भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। टिकटॉक 2016 में आया था, 2016 में। ट्विटर जो है, ट्विटर का नाम अब चेंज होके हो गया है एक्स। इलॉन मस्क ने इसको खरीद लिया है और इलॉन मस्क जो है वो आपके एक बिलियनियर है, टेस्ला कंपनी के जो है ये फाउंडर भी हैं और स्पेसएक्स भी एक कंपनी इनकी है और उन्हीं ने इसको खरीद लिया ट्विटर को, इसका नाम बदल के रख दिया है एक्स। और ये ट्विटर जो है ये इसको फाउंड किया गया था 2006 में। फेसबुक जो है इसको फाउंड किया गया था 2004 में। इंस्टाग्राम जो है ये 2010 में और यूट्यूब जो है ये 2005 में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहला हमारा फेसबुक, इसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब के बाद ट्विटर। तो फेसबुक यानी आपका हो गया सी, सी सबसे पहले आ गया। सी के बाद आ गया ई यूट्यूब, ई के बाद आ गया ट्विटर बी, तो सी ई बी। और सी ई बी के बाद आ गया हमारा इंस्टाग्राम डी और इंस्टाग्राम के बाद आ गया टिकटॉक ए, तो सी ई बी डी ए फोर्थ ऑप्शन अगेन हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया। तो ये सभी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं और उनके अंकों के आधार पर उन्हें रैंक देते हैं, हम कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर कॉपी चेक करते हैं टीचर और उनको एक स्कोर देते हैं। तो बताइए कि कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट उन्होंने यूज़ किया होगा। इंटरवल और ऑर्डिनल, रेशियो और ऑर्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल या इंटरवल और नॉमिनल।
कह रहा है कि अ, उनके आंसर कॉपी को असेस करते हैं और उनके स्कोर के बेसिस पे उन्हें रैंक देते हैं। जब स्कोर के बेसिस पे रैंक दिया जा रहा है, ये भी याद रखना है आपको। तो स्कोर के बेसिस पे अगर रैंक दिया जाए तो स्कोर हमेशा याद रखेंगे कि इंटरवल स्कोर्स होते हैं। इंटरवल मतलब जैसे 0 टू 10, 10 टू 20 ऐसे करके चलता है ना? और रैंक दिया जा रहा है तो रैंक के लिए ऑर्डिनल ऑर्डर में, है ना? ऑर्डर में सजाना है तो ऑर्डिनल, तो वो इंटरवल और ऑर्डिनल ये स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरवल और ऑर्डिनल में फर्स्ट ऑप्शन अंतराल और क्रम सूचक, ये पहला ऑप्शन है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लैंडिस 1969 कंसीडर करता है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज द आउटकम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इंटर रिलेटेड स्ट्रीम्स ऑफ टेक्निकल एडवांसेस। यानी लैंडिस 1969 औद्योगिक क्रांति को तकनीकी प्रगति की तीन परस्पर संबंधित धाराओं के संयोजन का परिणाम मानते हैं। इनमें से कौन सा उन उस स्ट्रीम में से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज स्ट्रीम्स, है ना? तीन जो इंटर रिलेटेड स्ट्रीम्स के बारे में वो बात करते हैं, तीन परस्पर संबंधित धाराओं के संयोजन के बारे में जो बात करते हैं, इनमें से कौन सा उन तीन में नहीं है? याद रखेंगे। तो तीन जो सही स्ट्रीम्स जो जो लैंडिस ने बात किया था वो था मैकेनाइजेशन, यानी मशीनीकरण, मशीनीकरण के बारे में बात किया था। दूसरा इन्होंने बात किया था न्यू पावर सोर्सेज के बारे में, कि नए-नए पावर सोर्सेज को अडॉप्ट करना है। और तीसरा जो है इन्होंने बात किया था कि नए-नए रॉ मटेरियल्स भी मिलेंगे, तो न्यू रॉ मटेरियल्स के बारे में, एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स, तो ये इसके बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजी के बारे में बात नहीं किया था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि इन तीन स्ट्रीम्स में नहीं बात किया गया था लैंडिस द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आपसे पूछ दिया जाएगा। ये 10 प्रश्न जो हमारे एक लर्नर ने हमें बोला था, कुल मिला के 15 प्रश्न उन्होंने दिए थे, उसमें से 10 प्रश्न जो है मैंने लिया है और उसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेंगे, यहाँ पर मैंने आंसर की दिया हुआ है, तो एक बार मैच कर लेंगे। अगर आपको हमारी एफर्ट और हमारा ये सेशन जो आपका लेने का तरीका, आपके फीडबैक के ऊपर काम करके तुरंत आपको चीज़ें प्रोवाइड करने का जो तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही आपसे एक हम बस मांगते हैं। और अगर हमारे साथ अपने जून 2026 के नेट एग्जामिनेशन की तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9015958713, ये विनय सर का नंबर है। इसके ऊपर कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज आप चाहें जैसे कांटेक्ट करिए।